नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कीमती सलाह देकर, ध्यान दें दर्शक, कीमती सलाह देकर मंदिर में घुस गए और मंदिर में बैठ गए। इसके बाद पब्लिक भड़क उठी, तेजस्वी भड़के, उन्होंने सवाल दाग दिए, महुआ मोत्रा भड़क गई, अखिलेश यादव भड़क गए और राहुल गांधी ने तो धज्जियां ही उड़ा दी। लेकिन प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से कहा कि जो भी नियम कानून लागू होता है वो आप पर लागू होता है। हम तो नॉन बायोलॉजिकल पुरुष हैं, हम पर तो किसी की पाबंदी लग नहीं सकती, इसलिए हम रोड शो भी करेंगे। और अभी हम कुछ देर में, इस वीडियो के कुछ देर में आसाम चले जाएंगे। सैकड़ों हजारों बसें आएंगी, तेल फूकेगा, फूकने दो, लेकिन आपके अगर किचन में हमने पराठा सेकते देख लिया तो हम जरूर पाबंदी लगा देंगे। आपके किचन में अगर आपने पकौड़ी खा ली या मंगोड़ी तल के खा ली, या आप सर लिट्टी मत तल लेना, मैं बिल्कुल पक्की बात आपको कह रहा हूं, तो कोई भी आके आपके साथ लिंचिंग कर सकता है। अब इस सब के बाद क्या मोदी जी झोला उठाएंगे? हाँ, वो नहीं उठाएंगे, क्योंकि झोला उठाएंगे तो फिर कोई झोला छीन लेगा। तो वो चुपचाप यही झोला में बार बार हाथ डालकर एक नया जमूड़ा निकालेंगे कि देख जमूड़ा, वो सड़क पर लगा लेते हैं वो अपना खेल वेल, वो बार बार कहता रहता है अभी जमूड़ा निकालेंगे, अभी जमूड़ा निकालेंगे, और 1 घंटा का खेल करके एकदम ताली पीट के भाग खड़ा होता, जमूड़ा नहीं निकलता उसका कभी। ऐसे ही हमारी सरकार जमूड़ा आधारित चल रही है। देश के नागरिक कब सवाल करेंगे, ये चिंता का विषय है। हम दो चीजें आपके समक्ष रख दें और फिर इसके बाद हम सीधा मुद्दे पर आ जाएंगे। संजय सर, ये सामने आपके स्क्रीन पर तेजस्वी का सवाल है। विपक्षी आपका मंगलसूत्र छीनेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने कहा आप सोना खरीदना बंद करो, 2026 में कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के सच और झूठ का वक्त हिसाब कर रहा है, कितने दिनों तक देश को गुमराह करोगे? एक और चीज उन्होंने कही है, उसमें उन्होंने साथ जनता से अपील करने की कोशिश की है। नेशन फर्स्ट बताते हैं जब वो कोई अपनी बात कहते हैं, बाकी पता नहीं नेशन कौन से में हम लोग जीते हैं, हमें नहीं मालूम। आपको पता हो तो आप हमें ज्ञानवर्धन करना है कि हम कौन से नेशन में आते हैं, प्रधानमंत्री जी कौन से नेशन में आते हैं, क्योंकि नेशन उन्हीं का फर्स्ट होगा। प्राइवेटाइज वर्क फ्रॉम होम, घर रहकर आप काम करिए। हम और आपको तो काफी समय पहले ही वर्क फ्रॉम होम करा दिया कि घर पर बैठ के ही काम करिए, आपको कोई काम नहीं देगा। अवॉइड बाइंग गोल्ड, सोना खरीदो मत, हम पे खरीदने की हैसियत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। यूज मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साहब इस देश के कितने शहरों में मेट्रो है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसकी भी हमें सरकार जानकारी दे। कट डाउन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल, हमने संजय सर को आगाह कर दिया है कि कोई भी खाने का तेल प्रयोग मत कीजिए। तड़का दाल वाल भी बंद कर दीजिए, सादा दाल उबालो और खाओ, सेहत के लिए भी लाभदायक है। मूव टुवर्ड नेचुरल फार्मिंग, एडॉप्ट स्वदेशी, अवॉइड फॉर। इसलिए आप लगातार अवॉइड करें विदेश यात्राएं, लेकिन हम ये यात्रा करते रहेंगे। कई चीजें हैं जो प्रधानमंत्री ने कही हैं और उन कही हुई चीजों पर बहुत कुछ चीजें आपको साफ साफ नजर आती हैं। अभी जल्दी हमारे साथ संजय सर होंगे, फिर हम विस्तृत बातचीत करेंगे। अब इन सब चीजों के बीच प्रधानमंत्री का प्रोग्राम कैसा है,
प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, ये सब चीजें बड़ी गंभीर है। मेरा मानना है कि इन सब चीजों पर फोकस कैसे किया जाए, इन सब चीजों से कैसे देश को बताया जाए, तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। आज की तारीख में बड़ी समस्याएं देश के सामने विकराल खड़ी हुई हैं। इन विकराल समस्याओं से कैसे निजात पाई जाए, ये समस्या है। और ऐसे कब तक चलेगा, ये भी एक बड़ी समस्या है। लोग कब तक ये सवाल करते रहेंगे, लोग क्यों पूछना चाहते हैं, क्यों जानना चाहते हैं, ये भी एक विकराल समस्या है। तो सत्या सर, क्या है पूरा मामला? शायद आप कुछ ज्यादा कहना चाहते थे, तो सिस्टम भी कुछ गड़बड़ा गया। क्या है पूरा सिस्टम, क्या है पूरा? बिल्कुल, मैंने प्रधानमंत्री की अपेक्षाएं, वो मतलब जनता से क्या क्या अपेक्षा करते हैं। जैसे तेजस्वी ने कहा कि भाई 2024 में आप कुछ और बोल रहे थे, 2026 में कुछ आप बोल रहे हैं। जब राहुल गांधी ने भी यही कहा है, सब लोगों ने यही कहा है कि आप जनता से ही अपेक्षा करते हैं, आपने क्या किया या सरकार ने क्या किया जनता के लिए। सबसे दिलचस्प या हैरानी वाली बात है कि इसकी तुलना कोविड से की जा रही है। कोविड एक महामारी थी, दुनिया भर में फैल गई थी। ये मैंने अगर इसको युद्ध को महामारी माने तो भी पूरी दुनिया में उस तरह से नहीं है जैसे कोविड था, नंबर 1। नंबर 2 कि कोविड के बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि एक बड़ा संकट आने वाला है, सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार ने सावधानी नहीं बरती, और चूंकि बीमारी पूरी देश में बहुत बुरी तरह फैल गई, इसलिए उससे संकट हुआ। और संकट इसलिए हुआ कि सरकार आवश्यक व्यवस्था नहीं कर पाई। सरकार ने जनता को छोड़ दिया बिल्कुल अपने हाल पर, अचानक पाबंदी लगा दी और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। और जो की, जब ट्रेन चली तो कहीं की ट्रेन कहीं चली जा रही थी, और क्या क्या हुआ वो सब अपनी जगह। तो कोविड से इसकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। और अगर आप कर रहे हैं तो अपरोक्ष रूप से आप यही चेतावनी दे रहे हैं कि भाई संकट है, हमसे कुछ होना जाना नहीं है, या हम तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे, इस बार भी कुछ नहीं करने वाले हैं, या हमसे कुछ होने वाला नहीं है, तो आप अपनी सोच लो। मोटा मोटी मुझे यही लगता है और यही दिखाई दे रहा है। और जो परेशानी है वो इसीलिए है। तो जैसे ये कहना कि आप सोना मत खरीदो, मैंने आपने कहा कि सोना कितने लोग खरीदते हैं, कितने लोगों के पास है, कितनी शादियां होती हैं, कितने लोग खरीदते हैं। मैंने उन्होंने खास करके शादी के लिए कहा है। मैंने अगर जाहिर है उनके कहने का मतलब यही है कि जो छोटा मोटा खरीदते हैं उस पर कोई दिक्कत नहीं है, शादी में जो बड़ा खरीदते हैं वो न खरीदें। तो कितनी शादियां होती हैं, कितनी शादियों में लोग ज्यादा सोना खरीदते हैं, और उसको नहीं खरीदने से अगर फर्क पड़ जाएगा तो आपने व्यवस्था क्या की है, 12 साल में आप कहां पहुंचा दिए। ठीक है, युद्ध चल रहा है, युद्ध हो रहा है, उसमें जो आपकी भागीदारी या आपके शामिल होने या ईरान के आपसे नाराज होने की जो बातें थी, उस पर आपने कुछ नहीं कहा, वो अलग मामला है। तो उसको अगर छोड़ भी दिया जाए तो युद्ध कब से चल रहा है, कई महीने हो गए, और आप घोषणा कब कर रहे हैं, या नियंत्रण की घोषणा कब कर रहे हैं, या पाबंदियां कब लगा रहे हैं, या उसकी बात कब कर रहे हैं, जब चुनाव खत्म हो जा रहा है। अगर ये सब करना था तो चुनाव से पहले भी किया जाना चाहिए था। तो चुनाव आपको जीतना था, इसलिए आप कुछ नहीं करेंगे। तो देश को संकट में आपने इसलिए डाला कि आप देर से ये घोषणा कर रहे हैं। यही घोषणा अगर आपने पहले किया होता, और अगर इसकी जरूरत थी, तो चुनाव होने का इंतजार क्यों किया जाता रहा? इसलिए कि आपको चुनाव जीतना था। तो चुनाव जीतने के लिए आपने संकट को बढ़ने दिया, और जब संकट बढ़ गया तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपने अपनी घोषणा कर दी और खुद वो सब कर रहे हैं जो करते रहे हैं। मतलब सोमनाथ में जाके आप एयर शो देख रहे हैं, विदेश यात्रा पे आप जा ही रहे हैं, आपकी गाड़ियों का काफिला वैसे ही होगा। तो अगर आप लाखों करोड़ों जनता से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो कुछ खर्च कम करे, कुछ तकलीफ उठाए, तो आप बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपने कुछ नहीं, अपने बारे में कुछ नहीं बताया, और आप जनता से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो
शादी जैसे माने कभी कभी माने किसी के एक ही दो भी बच्चे हैं तो जाहिर है उसको तो जीवन में एक बार मौका मिलना है, और अगर वो इस एक मौके पर अपने बच्चे को शादी में ही उपहार ना दे तो करेगा क्या? और दूसरे, देगा वही जो कमा रहा था, जिसके पास पैसा है। तो आपने लोगों को कमाने के लिए क्या किया वो अपनी जगह है, लोग नहीं कमा रहे हैं उस पर आपने कुछ नहीं किया वो अपनी जगह है, और सबके बाद या सबके बावजूद जो कमा रहा है या जो खर्च कर सकता है उसको आप कह रहे हैं खर्च नहीं करो। तो आपको तो 140 करोड़ लोगों के भलाई के लिए सोचना था, आपको कोशिश ये करनी थी कि 140 करोड़ लोग अच्छी स्थिति में रहें, 140 करोड़ लोग बच्चों की शादी में पर्याप्त खर्च कर सके। क्या सिर्फ अंबानी खर्च करेंगे शादी में, बाकी लोग नहीं करेंगे? और अंबानी 1000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो कोई 1 करोड़ रुपया भी खर्च ना करे। तो ये स्थिति क्यों होनी चाहिए? और 140 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करनी थी, आपने नहीं की, नहीं कर पाए, ठीक है, उस पर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, आपको बोल ही नहीं सकता जो स्थिति आपने बना रखी। लेकिन अगर कोई करना चाहता है, अपने दम पर कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि उसको भी नहीं करना चाहिए तथाकथित देश हित में। तो देश हित आप ही देखेंगे और हमारी ही कीमत पे देखेंगे, आप अपनी कोई कटौती नहीं करेंगे। तो ये कैसे चल सकता है या कैसे ठीक है वगैरह वगैरह, ये बहुत ही विचित्र स्थिति है। और ये स्थिति 12 साल बाद है, और 12 साल से अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो जाहिर है कोई उनसे कुछ नहीं कहता, कोई उनसे सवाल ही नहीं करता, कोई उनसे पूछता ही नहीं। लेकिन जैसा राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी ने जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम खर्च करो, मेट्रो में चलो। अब आपने कहा मेट्रो में चलने के लिए छोटे शहरों में मेट्रो नहीं है, तो छोटे शहरों में जाना ही कहाँ है, जाते भी लोग कहाँ हैं? और जाहिर है छोटे शहरों में तो लोग मतलब साइकिल वाइकिल से जाते हैं, रिक्शे से जाते हैं, आप जो कुछ भी मतलब वहां की छोटी व्यवस्था है। मैंने प्रधानमंत्री का कहना है कि एक आदमी कार से न जाए और वो मेट्रो से जाए, लेकिन वो खुद या उनके मंत्री, एक मंत्री के लिए 40-40, 50-50 गाड़ियां चल रही हैं, और वो आज भी बने दिन भर, कल परसों प्रधानमंत्री के कहने के बाद के तमाम वीडियो चर्चित है, दिखाई जा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो कैसे कम गलत है या कम या कहीं उसमें कुछ आप उस पर ऐतराज कर सकते हैं। राहुल गांधी ने यही तो कहा है कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, और आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा शासन दिया, अच्छे दिन थे और पता नहीं क्या क्या। तो और हर चीज की जिम्मेदारी जनता पे डाल देते हैं। और राहुल गांधी ने जो कहा है कि देश अब कंप्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है, तो ये भी वैसे ही नहीं है। दिखाई दे रहा है कि कंप्रोमाइज होने के कारण आप क्या कुछ कर रहे हैं, और माने इसमें ये शामिल है कि आपने चुनाव के दौरान ये सब नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? चुनाव के दौरान कह देते तो क्या दिक्कत थी, लेकिन चुनाव आपको जरूरी था जीतना। चुनाव नहीं जीतते तो आपको अपने संकट आने वाला था, जिसके लिए हम लोगों ने बात की थी, जिस पर कई बार हम लोगों ने बात की। तो आपको लग रहा था कि चुनाव हार जाएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, पार्टी में भी आपको समर्थन कम हो जाएगा, इसलिए आपको चुनाव जीतना जरूरी था। और चुनाव खत्म होते ही आपने ये घोषणा कर दी, और सब लोग कह रहे थे, बच्चा बच्चा कह रहा था कि चुनाव खत्म होते डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, और सब बढ़ा वगैरह वगैरह, जैसा हुआ वो सब अपनी जगह। लेकिन इन पाबंदियों की घोषणा अगर करनी ही थी तो पहले क्यों नहीं की गई, और अगर पहले की जाती तो जाहिर है कि नुकसान कम हुआ होता वगैरह वगैरह। अगर इससे फायदा होना है तो मैंने अव्वल तो ये स्थिति आनी ही नहीं चाहिए थी। और 140 करोड़ के देश में इन सुविधाओं का उपयोग बहुत कम लोग करते हैं, या बहुत कम लोग करते होंगे, जिनसे अपेक्षा की जा रही है कि वो कम करें। और जैसा कि बीजेपी का या इस सरकार में होता है कि लोग नैरेटिव बनाने में लग जाते हैं, पूरा खेल इनका नैरेटिव बनाने का ही है कि राहुल गांधी या विपक्ष के या विरोध के कारण अगर ये संदेश जा रहा था कि नरेंद्र मोदी का अब की अपील जो है वो कमजोर है, या जनता से ज्यादा अपेक्षा की गई है, या सरकार को भी कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए, तो उसको चैलेंज करने के लिए भी काम शुरू हो गया है, जबकि जिसका कोई मतलब नहीं है और नहीं ही किया जाना चाहिए। आलोचना हो रही है तो करने देना, अगर आलोचना के लायक चीज है तो आलोचना उसकी होगी और उसको करने देना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने 3 सवाल किया है कि ये
3 सवाल में उन्होंने कहा कि क्या आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अराजकता फैलाने की तरह आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में भी अस्थिरता चाहते हैं? तो आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति है क्यों, ये कौन बताएगा? और उसको ठीक करने के लिए क्या किया गया? और ये अगर खर्च कम करना था तो जब युद्ध शुरू हुआ था तभी कह दिया जाना चाहिए था। तो इतने दिन तक युद्ध चलेगा या चल सकता है वो आपको अंदाजा लगाना था। आप बेहतर स्थिति में थे, जनता को क्या पता? तो आपको अगर 1-1.5 महीने से ज्यादा अंदाजा नहीं लगा कि ये स्थिति आएगी या चुनाव के कारण आप नहीं किया, तो दोनों तरफ से आप दोषी हैं, आपको दोषी ठहराया जाएगा या आप पर आरोप लगाया जाएगा वगैरह वगैरह। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, सबको पता है, दुनिया जानती है, देख रही है, और ऐसा नहीं है कि मोदी जी को या उनके समर्थकों को नहीं पता होगा कि आर्थिक संकट शुरू ही हुआ नोटबंदी के बाद, और तमाम देशों में हुआ है जहां नोटबंदी हुई है। और सबको पता है कि इंदिरा गांधी भी जानती थी या पहले की सरकारों को भी पता था कि अगर ऐसा किया जाए तो ठीक कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन नहीं किया गया। और मोदी जी के केस में फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो ठीक से लागू नहीं हुआ। तो वो पूरी तरह असफल था, वो अपनी जगह है। ठीक से लागू नहीं किया गया, वो अपनी जगह है। जो उसमें उसके बाद जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया, और कुछ भी नहीं किया गया। मतलब एक नोटबंदी से जितना नुकसान हुआ उसको उसकी भरपाई के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए था, तो कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से जीएसटी और ठोक दिया गया। जीएसटी ठोकने से ये हुआ कि जो उद्योग धंधे बंद हो गए थे वो तो हो ही गए। जीएसटी के बाद यह कि जो लोग छोटा मोटा काम कर सकते थे उसके नियम ही ऐसे थे। मैंने जीएसटी पे तो मेरी एक किताब ही है, जीएसटी 100 झंझट, तो उसमें भी मैंने यही देखा कि जो लोग, वो ऐसा झंझट था और जिसमें राहत बहुत बाद में, मतलब गुजरात चुनाव उसके बाद 2-3 साल बाद हुआ, उसके बाद हुआ, और उसका नतीजा हुआ कि बहुत सारे पेशेवर जो बहुत सारे अपने स्तर पे छोटा मोटा काम करते थे, मतलब अपना तो काम चलाते ही थे, अपना घर तो चलाते ही थे, और इतना पैसा कमाते थे कि उनका काम चलता था, इनकम टैक्स भी देते थे। लेकिन सरकार के लिए वो था कि नहीं, ऐसे नियम बना दिए गए कि वो उसको अपना काम रोकना पड़ा, या वो काम नहीं कर पाए या बढ़ा नहीं पाए। तीनों स्थितियां थी उसके कारण से, और उससे भी सरकार को नुकसान हुआ। और उसकी भरपाई के लिए जो किया जाना चाहिए था, एक नहीं तमाम उपाय किए जाने थे, उसमें एक भी नहीं किया गया है। एक भी किया गया हो तो सरकार बताए, या जो किया गया उसकी क्या स्थिति है। माने स्किल इंडिया से लेकर के तमाम का उसमें कितने फायदा हुआ और उसकी योजना के पैसे कहाँ गए, उसमें अलग अलग खबर छपती रही है, और उसका कोई फायदा हुआ हो तो दिखाई नहीं दे रहा है, या सरकार ने कभी दावा नहीं किया कि हमने ये किया तो ये फायदा हुआ। तो नोटबंदी और जीएसटी से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हुई। और जब रोजगार नहीं है, आपने रोजगार देने की बात की थी, रोजगार नहीं है, रोजगार कम हुए, फैक्ट्रियां बंद हुई, निवेश वापस गया, तो उस सब से कंपनसेट करने के लिए आपने कुछ किया ही नहीं, कर ही नहीं पाए। तो जाहिर है कि वो 1-2 साल में नहीं हुआ है, 10-12 साल में यही हुआ है, जिससे नुकसान ही होना था, जिससे हालत खराब हुई। जब खराब हो गई हालत तब आपने ये ठोक दिया, और अपेक्षा ये कर रहे हैं कि जनता सब भुगते, बोले नहीं, और ऐसा जैसे कोई कुछ समझ नहीं रहा है। तो जो आपको करना था आपने किया नहीं। विदेश नीति से लेकर, उद्योग नीति से लेकर, आर्थिक नीति से लेकर, सब जगह में अगर सरकार ने कुछ किया है तो वो बताए ना कि हमने ये किया और इसका नुकसान हुआ। तो वो नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देश संकट में है, इसलिए आप उसको झेलिए, या आप जो है कुर्बानी दीजिए, या योगदान करिए सरकार में वगैरह। तो जाहिर है उसका विरोध होगा। मैंने जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे कोविड में बंद कर दिया तो लोग झेलते रहे, मरते रहे, मरे, वैसे ही अभी भी होगा। तो लोग क्या कर सकते हैं, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उसका विरोध नहीं किया जाए, या विरोध करने वाले को देश का दुश्मन करार दिया जाए, या अराजकता फैलाने वाला कर दिया जाए, तो आपने क्या किया है वो कौन बताएगा, या ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा। और जब दोनों हो रहा है तो परेशानी क्यों हो रही है, ये मुझे सबसे आश्चर्य की बात लगती है। और ये जो है, इसी कारण इसका विरोध हो रहा है कि मोदी जी ने जो किया उसके कारण ये स्थिति बनी है, और दिखा ऐसे रहे हैं जैसे कि बड़ा आर्थिक संकट, युद्ध के कारण संकट आ गया है। लेकिन यही मोदी जी और इन्हीं के समर्थक ये बताते थे कि मोदी जी इतने प्रभावशाली हैं कि वो युद्ध रुकवा देते हैं। तो जब युद्ध रुकवा देते थे और सब कुछ हो सकता था, तो अभी युद्ध रुकवाएं न रुकवाएं, भारत को कैसे इतनी तकलीफ हो गई, या इस स्थिति में आ गया कि भारत को या भारत की आम जनता को इतनी कुर्बानी देने की जरूरत पड़ रही है।
जिसे कुछ मिला ही नहीं, माने नौकरी नहीं मिली, धंधा नहीं कर पाया, वो सब तो सरकारी नीतियां अपनी जगह है ही है। और जो नुकसान हुआ कोविड में, वैसे वो सब के बाद आप उसी से कुर्बानी की भी उम्मीद कर रहे हैं। जो कमा रहा था वो तो कमा ही रहा है, और वो नहीं खरीदेगा, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। तो और खरीदे ना खरीदे उसको क्या फर्क पड़ता है? अगर उसके पास पैसे हैं तो वो अभी नहीं, बाद में खरीद लेगा, बाद में दे देगा, वो सब हो सकता है, वो उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने जनता के लिए क्या किया, और जनता अगर इसका विरोध कर रही है तो बुरा क्यों लग रहा है? दोनों चीजें अपनी जगह हैं, और ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि जनता जो है इनका योगदान करे या सहायता करे, या इनको या जो विरोध कर रहा है वो किसी तरह से गलत कर रहा है। सर, तो त्याग करने की जो बातचीत रहेगी, वो क्षमता रहेगी, वो हम सब लोगों की रहेगी, या मोदी जी भी त्याग करेंगे? कुछ एक छोटा सा कमेंट आपसे जानना चाह रहे हैं। मोदी जी त्याग करेंगे ये कहीं भी नहीं दिख रहा है। मोदी जी को इसी के साथ कहना चाहिए था कि चूंकि संकट बहुत गंभीर है, या मैं उन लोगों से त्याग की अपेक्षा कर रहा हूं जो बहुत गरीब है, पहले से गरीब है, या जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, या जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। यही कह देते कि जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया है उन्हीं से त्याग की अपेक्षा कर रहा हूं, तो भी लगता है कि हाँ वो जमीन पे है। लेकिन उन्होंने वो सब कुछ नहीं कह करके, और अपना त्याग जो है उसके बारे में तो कुछ नहीं ही कहा। अपने सारे कार्यक्रम जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। माने खर्चा तो अति है, उसमें उसपे कुछ जाने की जरूरत नहीं है, उसका क्या क्या बताया जाए, कितना खर्चा इन्होंने बढ़ाया है वो सब सबको पता है। लेकिन उसको कम करने के लिए कुछ किया हो, या कोई घोषणा ही की होती, कोई योजना ही बनाई होती, तो वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं है, और बिल्कुल आम आदमी से योगदान की अपेक्षा है। ये इसीलिए उसका विरोध है, या इसीलिए अजीब लग रहा है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, या इस पर हंसी उड़ाई जा रही है। चलो सर, अब आपने दर्शकों को बहुत साधारण तरीके से समझाने का प्रयास किया है। दर्शक समझें और देखें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिस तरीके से हमारे सर संजय सर की बात को आप दर्शक सुनते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह हौसला बढ़ाए रखेंगे तो संजय सर नित्य नया ज्ञान आपको देते रहेंगे। आप वीडियो देखते हैं, संजय सर को अच्छा लगता है, और वो दिन भर पढ़ते हैं। कई लोग ऐसे ही आके अपनी गपशप मार देते हैं, संजय सर आंकड़ों के साथ आपके सामने खबर प्रस्तुत करते हैं, और पूरी खबर तैयार करके बैठते हैं। ये नहीं है कि हम कुछ भी कहें उस पर प्रोग्राम हो जाए तो सर मना कर देते हैं कि नहीं, इस पर नहीं करेंगे। आज देश को जरूरत है जानकारी की। मैं मानता हूं कि मीडिया में भी एक वर्ग हर समय अफवाहें फैला रहा है, उन अफवाहों से भी बचिए। जो सही और सच्ची बात करते हैं उन पत्रकारों का साथ दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनकी बात को आगे बढ़ाइए। निश्चित देश बदलेगा। देश ईमानदारी से बदला है, देश गलत सोच के साथ किसी ने ना आज तक बदला है, ना बदल पाएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।